बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के काम आएँ, नेकी करें। लोगों के जब आप काम आएंगे तो कभी गौर कीजिएगा कि आपके काम खुद ब खुद हो जाएंगे। प्रोग्राम जायज़ा में आज मुल्क की माशी सूरत हाल पर डिस्कशन की जाएगी और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशी माहिर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जूम पर हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, माशी माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र। डॉक्टर साहब, मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए उमर, बात यह है कि सबसे ज्यादा जो लोगों को चीज माशी तौर पे इम्पैक्ट करती है वो है कीमतों का बढ़ना। अगर आप पिछले साल देखें जो हमने क्लोज किया, पिछले साल से मतलब है कि अगर जुलाई 2022 से जून 2023 तक देखें तो लगभग 30% के करीब जनरली कीमतें बढ़ी हैं, जिसको हम एक इन्फ्लेशन कहते हैं या सीपीआई कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जो खास करके तब्दीली आई वो आई फूड इन्फ्लेशन में, यानी कि जो कीमतें जो हमारे उन चीजों की जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीजें, अगर हम उनको देखें तो फूड इन्फ्लेशन में बहुत बड़ी तब्दीली है। इसकी कुछ वजूहात एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल से मतलब है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है, तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ी, यूक्रेन वॉर हुई, रुपए की कदर की कमजोरी ने उनको और बढ़ाकर हमें पेश किया। क्योंकि अगर कोई चीज बाहर बढ़ती है एक रुपए से 1 रुपए 10 पैसे होती है, पर रुपया कमजोर होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे ज्यादा आता है। अब अगर इन चीजों को आप देखें तो फिर एक आंगहानी आफत थी और हमें सैलाब ने हिट किया। जब सैलाब ने हिट किया तो शॉर्टेजेस सब्जियों की, फल जो उनकी भी शॉर्टेज हुई सर। बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन लगभग आ जाती होती है 8 9 10 मिलियन बेल्स। इस साल सिर्फ 4.5 5 मिलियन बेल्स आई। सो आपको खुद अंदाजा होगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है, जो पाकिस्तान में फ्लड्स का भी आया। पर उसके अलावा हमें जिंदगी में हमेशा, जैसे आपने अच्छा आगाज किया कि लोगों की मदद करनी चाहिए, पर आई थिंक लोगों को हमें सच बताना भी पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट, हमारी इकोनॉमिक गवर्नेंस, हमारी इकोनॉमिक ऑल ओवर जिसे कहते हैं एफिशिएंसी, हमारी पैदावारी सलाहियत, ये सब चीजें कमजोर हैं। और ये जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान के कलीदी मसाइल हल किए बगैर ये सब मसाइल हल नहीं हो सकते। सो ये एक ओवरऑल जायजा है और यही कंटिन्यू कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमारी शरह नमू, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी के हुजम का बढ़ना है, जिसको जीडीपी ग्रोथ आम अंग्रेजी की जुबान में हम कहते हैं, उसको भी अगर आप देखें तो वो नियर जीरो एस्टिमेट की जा रही है। पर मेरा ख्याल है कि पिछले साल एक्चुअली नेगेटिव हो गई थी। वो मैं इसलिए कहता हूं कि अभी जून में एक फिगर्स आए हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के फिगर्स हैं और उन्होंने पिछले साल से कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है। तो ये सब चीजें जो हैं एक तकलीफ देह हकीकत है कि पाकिस्तान एक मुश्किल मंजरनामे में है। और इसके साथ आखिरी बात अगर हम इनिशियल जायजे में करें तो वो है आईएमएफ। पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम को करने में चाहता था कि हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली एक डिले हुआ। नवंबर 2022 में आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान आना था। हम जब जून 30 को पहुंचे तो वो प्रोग्राम खत्म हो गया, जो पाकिस्तान का 22वां प्रोग्राम था। सही। अच्छा, ये भी आईएमएफ जी 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 प्लीज कंटिन्यू करें सर। आईएमएफ को लोग इस तरह समझें तो इजियर हो जाएगा कि आईएमएफ उन एरियाज का डॉक्टर है जब वो एरियाज आईसीयू की ट्रीटमेंट मांगते हैं, यानी कि इट इज द ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यू मीन, आपका कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली और ऑक्सीजन से एक ब्रीदर मिल जाता है आपको। हमने एक नया आईएमएफ का 22 के बाद 23वां प्रोग्राम साइन कर लिया है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जो अभी चल रहा है, जिसको उम्मीद ये की जा रही थी कि 9 महीने, जिसमें एक गवर्नमेंट का जाना, इंटरिम का आना और फिर एक नई हुकूमत का टेक ओवर करना जो है, वो टाइम पास हो जाएगा और फिर पाकिस्तान
के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 4 अरब डॉलर से जैसे ही IMF का प्रोग्राम साइन हुआ और बाकी ममालिक, दोस्त ममालिक जिसमें चाइना, UAE और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया शामिल हैं, दोस्त ममालिक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, उन्होंने मदद की और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आज 8 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। पर अभी भी जो अनसर्टेनिटीज हैं, उनके जो बादल हैं वो छटे नहीं हैं और उसकी वजह पाकिस्तान की कंटिन्यूड डिफिकल्टीज हैं जो बहुत फंडामेंटल इन नेचर हैं, खसारे हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। जब पिछला साल भी खत्म हुआ तो जो मालियाती खसारा है वो बड़ा आसान है कि जो हम कमा लेते हैं और जो हम खर्च कर लेते हैं एज मुमलिकत पाकिस्तान, उसमें एक खसारा होता है वो 6,500 अरब से भी ज्यादा का था। यानी कि मतलब इतना बड़ा हमने खसारा किया। रिकॉर्ड डिफिकल्टीज हैं, एनर्जी सेक्टर डिफिकल्टी में है। अब आप देखिए PIA है, 100 अरब का नुकसान है। हमें ये सब चीजें ठीक करनी है। पर जो अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि IMF का प्रोग्राम हो गया, कुछ CPEC 2 जो है वो चल पड़ा है। पिछली हुकूमत ने बहुत ये कोशिश की है कि वो एंगेजमेंट हो। जो रे ऑफ होप नई क्रिएट हो रही है वो हो रही है। SIFC एक काउंसिल बनी है जिसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल है, दुरुस्त, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने आई थिंक ये इनिशिएटिव लिया और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं दिल की, जो पाकिस्तान की स्टेट एपरेटस की, उनको सरकमवेंट करके किसी तरह इन्वेस्टमेंट स्पेशली मिडल ईस्टर्न अगेन सऊदी अरेबिया और CPEC 2 इसको बढ़ाया जाए ताकि जो डॉलर्स का इनफ्लो है पाकिस्तान में वो क्रिएट किया जा सके। सर इसमें ओवरसीज का भी रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तानी बैरूनी मुल्क बैठे हुए हैं उसके हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ हुकूमत की जानिब से, जो गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम किए गए थे। इस हुकूमत का भी अब यही फोकस है कि किसी तरीके से जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान में आए। तो हमने एक बात की डॉलर्स के आने की, वो है IMF और मल्टीलैटरल लोन्स की। दूसरी बात अब हमने की कि SIFC के थ्रू हम किसी तरह इन्वेस्टमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करें और पाकिस्तान पैसे लाएं। आपने तीसरी बात सामने रखी कि एक रेमिटेंसेस भी तो हैं जो पाकिस्तान आती हैं। तो जो ओवरसीज का रोल है वो बोथ इन्वेस्टमेंट में भी है, बट सबसे बढ़ के ऑफ कोर्स ये है कि वो हमें रेमिटेंसेस भेजें। और इसमें हमने अपने जो डॉलर विज़ रुपी की मैनेजमेंट है, जिसको अंग्रेजी में एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कहते हैं, उसको बहुत ही प्रूडेंटली संभालना है। और ये इसलिए प्रूडेंटली संभालना है कि ऐसा ना हो कि मैं इंटरबैंक के थ्रू बाहर से पैसे भेजूं। मैं खुद बाहर काम करता हूं, तो मैं जब पैसे भेजूं तो वो लेट से 1 रुपया मुझे मिलता है। आज लेट से कि मुझे 2,90,000 मिलते हैं अगर मैं 1,000 रुपया भेजता हूँ। पर ऐसा ना हो कि बाहर का रेट इतना बढ़ा हुआ हो कि मैं इंसेंटिवाइज हो जाऊं कि मैं बाहर से पैसे भेजना शुरू कर दूं। वो यानी ऑफ द फॉर्मल चैनल्स, इनफॉर्मल चैनल्स, एक्सचेंज रेट कंपनीज के थ्रू। सो ये ख्वाहिश है। और एक चौथी चीज है जो पैसे बाहर से लाती है, वो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स। सो हमें इन 4 चीजों पर काम करना है और यकमुश्त करना है ताकि ये डॉलर का जो लिक्विडिटी का क्रंच है, इसमें से मुल्क को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली निकाला जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब। आप मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और जो है वो अहम तज्जिया भी दिया कि मुल्क जो है वो इस वक्त माशी तौर पर जो है वो अभी भी पाकिस्तान को जो है वो बहुत से चैलेंजेस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सुबह सुबह कीमती वक्त जो है वो दिया और माशी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। उमर, गुड टू बी विद यू, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, बड़ा डिटेल अभी डिस्कशन की गई कि इस वक्त जो है वो गंभीर हालात है, हालात को इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं डॉक्टर साहब कि हम इसको ओवरकम, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी आप ठीक फरमा रहे हैं कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत गंभीर हैं। सही, क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर कुछ थोड़े से मसाइल हैं तो बहुत सारे वसाइल भी हैं। सही। एक तो इशू ये है कि जो चूँकि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, सही, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से है और बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो हमारे एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैं मामून कहता हूँ कि हम बाकी EPP कहते हैं,
तो हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करते रहते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ईपीपी मोरलेस वही रहता है। सही, क्योंकि वही प्रॉब्लम्स जो कि शुरू से चली आ रही हैं वही अब तक चलती चली आ रही है। और ये सोल्यूशन और ये जो अभी आपने गंभीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये गंभीर इसीलिए है कि हमने उस तरह से उस पर फोकस नहीं किया जैसे करना ज़रूरी था। अच्छा, अब ये जो रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारी सक्सेसेस भी हैं। जैसे देखिए ना, वो पाकिस्तान वो एक खतरा था जी, ग्रे लिस्ट में चला जा रहा था और ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, डिफॉल्ट होने का खतरा था, वो हम ग्रे लिस्ट से निकल आए। डिफॉल्ट का खतरा था, हम वहाँ से निकल आए। IMF का बहुत देर से चल रहा था प्रॉब्लम और उसका प्रोग्राम हमें नहीं मिल रहा था, हमें प्रोग्राम मिल गया। तो ये पॉजिटिविटीज़ हैं और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में फौरी क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसकी रीज़न जो है वो पॉलिटिकल हैं। थोड़ी सी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से वो चीज़ें उस तरह से कैश नहीं हो सकी। लेकिन जाहिर है जी, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और मेहनती लोग हैं और बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले लोग हैं, हाई IQ के लोग हैं। अब देखिए ना, यही लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या कारनामे अंजाम देते हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम जो है वो थोड़ा सा उस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि टैलेंट जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सके उस तरह से जैसे पहुंचाना चाहिए। सही। तो बुनियादी तो इशू ये है कि दो प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही हैं। एक तो ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो सेटल नहीं हो रहा, जिसको चूँकि हमारी इकॉनमी जो है और जो कंजम्पशन है वो ज़्यादातर इंपोर्ट बेस्ड कंजम्पशन है। सही। तो वो जब डॉलराइज होती है, यानी कि हम कमाते तो रुपए में हैं लेकिन खर्चते जो हैं वो डॉलर में, तो डॉलर प्राइस बढ़ जाती है तो हर चीज़ बढ़ जाती है जी। तो एक तो उसको स्टेबल करना ज़रूरी है। अब वो स्टेबिलिटी जो है अभी तो जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर्ज लेके है, तो कर्ज जो है इसका हल नहीं है। इसका हल जो है एक तो इन्वेस्टमेंट है। सही। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाए। अब ये कहना आसान है लेकिन ये करना मुश्किल है। उसके लिए उनको चाहिए स्टेबल पॉलिसी। ये जो भी हमने नई बनाई है फैसिलिटेशन के लिए, उसका बुनियादी मकसद यही है कि स्टेबल आपकी रहें पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, और कोई अगर गवर्नमेंट चेंज होने के साथ वो पॉलिसीज़ चेंज ना हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो अभी उसका इनका फोकस है वो ज़्यादातर गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। उसको टिकल डाउन करना चाहिए। उसको जो फॉरेन जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या छोटे जो बिजनेसेस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो शाई ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है और इन्वेस्टमेंट जो है उसे कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि उसके पैसे जो हैं वो एक ऐसा पिछले 2 दहाइयों में सिस्टम चला है कि सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में चली गई है, जो कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि आपकी जो है ओवरसीज से भी आई फ्लो और जो लोकल था। डॉक्टर साहब, ग्रीन लैंड्स पे सोसाइटीज बन गई, सोसाइटीज बन रही। अब ये जो इश्यूज हैं ये फौरी तौर पे देखने वाले हैं कि लोगों को आप बिजनेस जो है ना, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कारोबार की तरफ लाएं, लोगों कारोबार की तरफ लाएं और कारोबार को आसान बनाएं। क्योंकि इस वक्त तो ये हो रहा है कि कारोबार से भागकर लोग जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि चले अगर आप कारोबार करना शुरू कर दें, ये आमतौर पे कहा जाता है और बिल्कुल गलत नहीं है कि आपने आज इंडस्ट्री कोई लगा ली तो 21 महकमे आपके पीछे पहुंच जाते हैं। सही। और वो आपको इतना तंग करते हैं कि अगर कोई ओवरसीज आया तो वापस भाग जाता है और लोकल। लेकिन इसीलिए जो है वो ये पॉलिसीज बना दी गई है कि ऐसा मैं कह रहा हूँ कि उसको नीचे लाना चाहिए ना। वो पॉलिसीज इस वक्त जो उनका फोकस है वो बड़े लेवल पे है, यानी कि कोई कंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, नेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वही पॉलिसीज अगर आप निचले लेवल पे ले आएँ जिसमें लोकल इन्वेस्टर जो है वो फैसिलिटेट हो, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो फैसिलिटेट हो, एरियाज जो हैं वो इंडिकेट हो जाएं कि किस एरिया में चाहिए। देखिए ना, अब पहली तो बात यह है कि आप अपना फॉरेन एक्सचेंज कैसे बचाएं, क्योंकि आप क्रूड ऑयल के एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, आप चाय के एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, आप कुकिंग ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसको वो आपको लोकल बनानी चाहिए। अगर आपको चाय पीने का बड़ा शौक है तो आपको चाय यहाँ उगानी चाहिए, क्यों नहीं। आपके पास जितने मौसम हैं, जितने आपके पास एरियाज हैं, दुनिया में ऐसे कहीं नहीं है, तो ये पॉसिबल है। तो अगर कुकिंग ऑयल हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो हमें कुकिंग ऑयल खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये एक तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाएं और दूसरी जो है इन्वेस्टमेंट्स
लाने की जरूरत है जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज बाहर से इधर लेकर आए। सही, बिल्कुल। तो ये अगर हम करने में कामयाब हो जाए तो हमारा जो करेंसी है वो स्टेबल हो जाए, जो कि बहुत सारे मसाइल हल कर देगी। जी, बहुत अभी हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो खालिद कयूम साहब से पूछेंगे कि माशी सूरत हाल के हवाले से उनका तज्जिया क्या है। वाह चांद, तुम तो बड़ी पाबंदी से मुनीब से पढ़ने आते हो। ओपे की जाने वाली तारीफ खुशामदी कहलाती है। तो क्या दीवार की तरफ मुंह करके आपकी तारीफ करूं? मुझे डर है एक की खुशी कहीं दूसरे का हसद ना लग जाए। फिदा कहती है मैंने और खातून ने उसे धोखा दिया है। हारिस को जहन से निकाल, अब वो तुम्हारा बहना ही बनेगा। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। मुल्क की माशी सूरत हाल पर जो है वो इस वक्त बात करें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनको हम उनसे जो है वो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो बड़े संगीन हैं और इसी तरह हमारी जो नई निगरान हुकूमत कायम हुई है, इस निगरान हुकूमत का भी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो रोल होगा या रोल का तयन किया गया है अब वो यही है कि मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको किस तरह यकीनी बनाना है, उसको किस तरह नाफिज करना है। और इसी मकसद के लिए कौमी असम्बली के जो साबका कौमी असम्बली के जो आखिरी अयाम थे उसमें ऐसी कानून साजी जो है वो कर दी गई है जिसके तहत जो निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात जो हैं वो बढ़ा दिए गए। और इसके साथ ही निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब भी ये वाज़े कर चुके हैं कि जो साबिक हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं, उनको भी जो है वो तसलसल उनका बरकरार रखा जाए। और जो मुआहदे बैनुल-अक़वामी मुआहदे या कौमी सतह पर जो भी मुआहदे साबिक हुकूमत ने किए हैं उन मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सही। इसके साथ उमर साहब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये भी वाज़े कर चुके हैं अपनी तरजीहात जो हैं
मुल्क में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से भी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसका जो एजेंडा है उसको भी अपना तरजीह एजेंडा वज़ीर आज़म साहब उसको करार दे चुके हैं। और देखिए कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनका एक बड़ा हल जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है अब वो भी मुमकिन है। इस जो सरमायाकारी कौंसल है इसके जो अहदाफ तय किए गए हैं उसके तहत आने वाले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत कुछ जो पाकिस्तान के दोस्त गल्फ ममालिक हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान में जो है 20 से 25 अरब डॉलर तक जो सरमायाकारी है उसकी यकीन दहानियाँ कमिटमेंट्स जो हैं वो भी दी जा चुकी हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब और दीगर इन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के अंदर मादनियात के शोबे में भी सरमायाकारी की यकीन दहानी को बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी आने का इम्कान है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ज़राअत के अंदर आने का इम्कान है। और ज़राअत के अंदर जो है वो 40 से 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है उसकी प्लानिंग जो है पाकिस्तान के समाशी बहाली का जो प्रोग्राम है उसमें की जा रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो सरमायाकारी का और पाकिस्तान की मुआशी बहाली का जो मनसूबा है ये भी सी पैक की तरह बल्कि सी पैक से बड़ा एक मंसूबा जो है आगे चलकर बन सकता है। और देखिए कि जो एक बड़ा गेम चेंजर है के साथ ही एक जुड़ा हुआ जो सऊदी अरब की तरफ से ग्वादर के पास जो है एक 10 से 12 अरब डॉलर की मालियत की जो ऑयल रिफाइनरी है, ग्रीन ऑयल रिफाइनरी का जो मंसूबा है उस पर भी जो है वो मुआहदा हो चुका है, MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। और इसी तरह मादनियात के शोबे के अंदर पाकिस्तान में बड़े जो हैं वो मादनियाती ज़खायर हैं, 6000 अरब डॉलर तक जो है पाकिस्तान के पास ये वसाइल हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और देखिए कि इसके साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो दबाव है, जो मुबशर साहब बात कर रहे थे कि हमारे जो पाकिस्तान की इकानमी पर और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर और करंट अकाउंट पर जो सबसे बड़ा दबाव है वो दबाव है हमारे ऊपर 27 अरब डॉलर तक जो है वो सालाना हम पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और 10 अरब डॉलर जो है बदकिस्मती से पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है लेकिन 10 अरब डॉलर तक सालाना जो है वो ग़िज़ाई अजनास पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। और देखिए कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है और ये जो सरमायाकारी कौंसिल है जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इसके तहत अगर एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आती है और इससे 1960 के बाद ये दूसरा बड़ा जो है ज़राअत के शोबे के अंदर सब्ज़ इनकलाब जो है वो होगा। और इससे मैं आपको बताऊं कि इससे 40 लाख अफराद को जो है जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं उनके तहत रोजगार मिलेगा। और ये जो सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई जा रही है इससे फिर आगे चलकर जो है हमारी जो बरामदात हैं उनमें भी इजाफा होगा और हमारे जो ज़र मुबादला के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसमें ये वो भी बढ़ेंगे और पॉइंट्स मौजूद है यानी जो है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। SIFC पे क्या कहेंगे अहमद आप इस वक्त? देखिए जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है वो तो इसीलिए बनाई गई है कि ताकि जो हमारी जो ताजर बरादरी है या जो हमारी पूरी दुनिया के साथ हमने इसके ऊपर जो काम करना है उसमें सहूलियात फराहम की जाएँ। और मैं कहता हूँ कि कौमों की ज़िंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इतना बड़ा मुल्क है ये पाकिस्तान, हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें तंग करती है, जो हमारे जो हालात इस हद तक पहुँचे हैं वो इसलिए हैं कि हम 70 अरब डॉलर से ऊपर की जो एक्सपोर्ट जो हमने वो दरामदाद कर रहे हैं चीज़ों को। हमें इस मुल्क को जो यानी कि जो ग़िज़ाई जनास पर भी हमें जो है वो पाबंदी इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि हमें बाहर से अब कम से कम पाबंदी होनी चाहिए इंपोर्ट करने के ऊपर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि काम करने की ज़रूरत है। नहीं देखिए मैं गुजारिश जो कर रहा हूँ ये है कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं
जी, कम से कम वही बात हो रही है ना कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम एक ज़री मुल्क हैं, हम कम से कम खाने पीने की जो अशिया है वो तो हम अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। 25 करोड़ का मुल्क है, हम अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा कर दें ताकि हमें बाहर से चीजें वो कम मंगवाना पड़ी। और जो हमारी एक्सपोर्ट है वो इस वक्त हमारी 25 से 30 अरब डॉलर के करीब है जो हम बरामदात कर रहे हैं। तो जो जो एक्सपोर्ट है हमें वो बहुत ज़्यादा बेहतर करना होगी, और जो सहूलियात रियासत पाकिस्तान फराहम कर सकती है अपने ताजरों को दें। कंपनी कोई शख्स कोई अगर कंपनी खोलना चाहता है, कोई लोगों को दें, यानी कि देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम साबिक हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अपने किसान को जो है वो फैसिलिटेट क्यों ना करें, हम यूक्रेन के किसान को फैसिलिटेट करते हैं। तो गंदम की जो आमदादी कीमत है वो 4000 रुपये तक बढ़ाई गई, जिसके नतीजे ये निकले कि पाकिस्तान में जो है वो बम्पर क्रॉप जो है वो हुई है गंदम की, और 2,76,00,000 टन पैदावार इस दफा हुई है। तो इस दफा हमें गंदम जो है वो इम्पोर्ट नहीं करना। जी डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन को अगर आप देखते हैं, जिस तरीके से अभी हम बात करें कि हमारे पास उम्मीद है, और उम्मीद का मतलब ये कि हम बड़े मेहनती लोग हैं, हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनती लोग जब होते हैं, जब काम करते हैं, तो फिर मसाइल अगर हो तो उसको भी कंट्रोल कर लिया जाता है। कौन कौन से सेक्टर्स, जिस तरह हम SIFC की भी बात करें तो IT का शोबा है, एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और इस पर प्लानिंग भी हो रही है। तो इनसे ये मसाइल हल हो जाएंगे? जी देखिए, जहाँ तक तो मसाइल के हल की बात है ना जी, तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटीज़ को देखना चाहिए, और जो हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो दुनिया में बाकी लोगों के पास नहीं है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जो सबसे अहम बात यह है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और रिगार्डलेस कि गवर्नमेंट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। इस पर पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और मतलब ये जो एक हमारा माइंडसेट है ना कि जो पिछली गवर्नमेंट ने किया वो सारी गलत था, आए दोबारा से शुरू करें, तो कितनी दफ़ा शुरू करेंगे? तो वो फिर दायरे का सफ़र जो है वो जारी रहता है और हम किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, जैसे पीछे बात होती रही है कि जी मिसाक मईशत होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वो एक राइट डायरेक्शन है। और हमारे पास माहिरीन भी मौजूद हैं, माशी माहिरीन मौजूद हैं, कारोबारी माहिरीन मौजूद हैं, वो सब बैठ के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, बिकॉज सारा पोटेंशियल मौजूद है। जितना पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं ऐसे मुल्क हैं। आप देखिए ना, हम यूरोप के मिसालें देते थकते नहीं हैं, उन बेचारों के पास तो सूरज ही नहीं है। रशिया को देख लें, सूरज ही नहीं है, सूरज की तलाश में वो मारे फिरते हैं। सही, कई मुल्क जो हैं उनके पास समुंदर नहीं है, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। तो अल्लाह ने तमाम तर जो है जो नेचुरल वसाइल हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं। एग्रीकल्चर लैंड दी है, और तकरीबन 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, और इतनी फर्टाइल लैंड है। तो जो अपनी आपकी पॉजिटिविटीज़ हैं, जो आपकी पोटेंशियल्स हैं, उनको सामने रख के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, और शॉर्ट टर्म नहीं लेने चाहिए। अब देखिए ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने IT की बात की जी, तो अब एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्ट का कंपोनेंट है वो IT से रिलेटेड मसनूआत हैं जी, ठीक है ना जी। अब IT का जो रेवोल्यूशन है, इसको तो कोई 30 साल हो चले, लेकिन अभी तक IT हार्डवेयर से रिलेटेड इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। हम सिर्फ यही है जी, कहाँ पे बन रहा है वहाँ से इम्पोर्ट कर लें। सही। और पिछली जो गवर्नमेंट्स के एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव थे, ये बच्चों को भी हमने जो लैपटॉप्स वगैरह दिए हैं जी जी, लेकिन हमें कुछ लर्न करना चाहिए ना हमसायों से भी। अब इंडिया में जब भी कोई ऐसे इनिशिएटिव होते हैं तो वो कंपनीज को कहते हैं कि आप इधर लेकर आएँ, अपनी सही प्लांट्स यहाँ पे लेकर आएँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। अब वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल बन रही हैं, दुनिया जहान की ऑटोमोबाइल वहाँ पे बन रही हैं, लेकिन वो जो डिलीशन है कि आपने जो लोकल कंपोनेंट कितना लगाना है, उसके ऊपर बड़ा मजबूती से उसके ऊपर अमल दरामद होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। तो ये जो चेक्स हैं कंपनीज के ऊपर, फॉरेन कंपनीज देखिए वो आती हैं तो वो आपके लिए कोई दोस्ती के लिए नहीं आती, ना ही प्यार करने, पैसे के लिए आती हैं, कारोबार के लिए आती हैं, और वो थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहती हैं। अब देखिए इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है, वो अपनी कोई 20% कैपेसिटी पे काम कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अब 30-40 साल हो गए हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने लोकल कंपोनेंट्स ही पैदा नहीं किए। सही। कुछ ना किसी तरीके से कुछ सिस्टर कंपनीज बना ली
और जो कंपोनेंट्स हैं वो फिर बाहर से इंपोर्ट करते चले गए। जब डॉलर पैरिटी ख़राब हुई तो प्राइसेस जो है वो डबल हो गई। सर आपका कहने का मतलब है कि लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को प्रमोट करें, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें, इंडस्ट्री के ऊपर जो वेंडिंग, हाँ, इंडस्ट्री के ऊपर जितनी एजेंसियां हैं जो कि उनको इरिटेट करती हैं और उनके काम में मुदाखलत करती हैं, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। पाकिस्तान को रीमॉडल किया जाए इंडस्ट्री को इस तरह से कि ये दुनिया को प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला बने। जैसे हम कहते हैं ना, चाइना इज़ द फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, तो अब चाइना में भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाए, इससे फ़ायदा उठाएं, ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले कि पाकिस्तान फैक्ट्री बने, क्योंकि हमारे पास जो है वो लेबर है। और हमारे सियालकोट भी तो एक एग्जांपल है, अगर हम बात करें कि दुनिया भर में स्पोर्ट्स, खालिद कयूम साहब का भी ताल्लुक उसके करीब से, तो वहाँ पे आप देखें हर घर के अंदर जो है वो लोग कॉटेज इंडस्ट्री असल सोल्यूशन जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, यानी कि बड़ी तो आती रहेंगी, उसके लिए फैसिलिटेशन काउंसिल वगैरह भी आपने बना ली, लेकिन इसको टिकल डाउन करें, इसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में लेकर आएँ। इस मुल्क का जो इतना यूथ का इतना कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है, और अनफॉर्चुनेटली अब लोग उस पर भी परेशान है कि जी यूथ बाहर जा रही है। मैं तो कहता हूँ चलें, कोई नहीं, बाहर जा रही है, एक्सपीरियंस लेगी, फॉरेन एक्सचेंज भेजेगी, फिर आप इधर एनेबलिंग एनवायरनमेंट करें, वापस आ जाए, लौट के अपने घर ही को अपने आएंगे। बिकॉज देखिए ये एग्जैक्टली यही हुआ है। चाइना ने यूएस में अपने स्टूडेंट्स भेजे हैं जिन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, बड़ी बड़ी देर लर्न किया है, फिर वापस आए हैं, वापस आके वही जो नॉलेज है इस्तेमाल की अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली द सेम इंडिया ने किया, ठीक है ना। अब और इंडिया में आप देखें इस वक्त भी जितनी आईटी कंपनी है दुनिया में, उसके जो टॉप हेड्स हैं वो इंडियंस हैं जी। और इसी तरह जो इंडियंस हैं वो भी वहाँ पे लर्न करके वापस जा रहे हैं, अपनी कंपनीज बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारी दुनिया को। तो इसमें कोई अर्ज नहीं है अगर आप हमारे बच्चे आज बाहर जा रहे हैं लेकिन आप यहाँ इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाइए ताकि वो उसी नॉलेज को लेके वापस आएँ और यहाँ पे बिजनेस फ्लरिश हो। बिजनेस के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, जो कंट्रोल्स हैं उनको मिनिमाइज करें। ठीक, हाँ, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उनका यही कहना है कि इस वक्त जो है वो हमें कुछ अहम इकदाम जो करने, उनमें से एक अहम चीज़ जो है वो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। नाज़रीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो खालिद कयूम साहब से इसी इशू पर, टॉपिक पर बात करेंगे। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। खालिद साहब, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, जिस तरह बात करें, बिल्कुल बात तो दुरुस्त है कि इससे जो है वो लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम होंगे, हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश होगी। देखिए, डॉक्टर साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ जो वेंडिंग इंडस्ट्री जुड़ी हुई थी उसको फ़रोग नहीं दिया गया। सही। और उस पर जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भी इस हवाले से जो है इस इकदाम की हौसला शिकनी की। और देखिए, दूसरी बात जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि 90s में जापान के अंदर भी इसी तरह का मसला पैदा हुआ था।
कि उस वक्त वहाँ पर जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जापान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बढ़ गई थी, तो उसके बाद फिर जापान ने भी अपनी जो इंडस्ट्री थी वो मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर जो कुर्ब जवार में जो ममालिक थे वहाँ पर सस्ती लेबर और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए वहाँ शिफ्ट किया। ठीक। और देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी जो सी पैक का दूसरा मरहला था वो ये था कि यहाँ पर 2020 तक जो है वो 9 इंडस्ट्रियल जोन जो हैं वो सी पैक पर बनाए जाने थे। और जहाँ पर जो है वो चीन के अंदर जिस तरह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो चीनी कंपनियों ने जो है वो इन इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर सस्ती लेबर और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का फायदा उठाने के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी। लेकिन बदकिस्मती से जो साबिक हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, उसने इस तरफ तवज्जो ना दी और जो इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाने थे वो ना बनाए गए, जिसका नुकसान ये हुआ कि जिन चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में इन इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर सरमायाकारी करनी थी, फिर वो यहाँ से मायूस होकर वियतनाम चली गई और दीगर कंबोडिया चली गई और दीगर जो ममालिक थे उनकी तरफ उनका एक रुझान जो है अब वो हो गया। और अब देखिए जिस तरह जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी या किसी भी मुल्क में आए तो उसके साथ फिर टेक्नोलॉजी भी आती है, और जब टेक्नोलॉजी आएगी तो यकीनन उससे जो है हमारी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी जो एक्सपोर्ट होगी वो भी बढ़ेगी और इसके से यकीनन हमारे फिर जो ज़र मुबादला के जो ज़ाहिर हैं उनमें भी इजाफा होगा। और अब देखिए कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो एजेंडा है जिस पर हम बात कर रहे थे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी का एक एग्रीकल्चर के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी का फोकस नज़र आ रहा है, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर जो है, यकीनन ये बात भी दुरुस्त है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे सरमायाकार हैं, उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन इस शोबे के अंदर, एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और दूसरी जो बात यहाँ सियालकोट की बात आपने की कि देखिए कि सियालकोट के अंदर जो SME है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको इतना फरोग है कि कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा आज जो ज़र मुबादला कमाने वाला शहर है वो सियालकोट है। और इसी तरह इस बजट के अंदर एक इनिशिएटिव जो है वो जरूर लिया गया है कि इस शोबे में जो IT का शोबा है उसको भी जो है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का जो है वो दर्जा स्टेटस दिया गया है। और इस शोबे के अंदर IT सेक्टर जो है इसकी तरक्की के लिए जो है दीगर एक मराद का एक पैकेज जो है वो भी साबिक हुकूमत की तरफ से दिया गया है। इसी तरह ज़राअत के शोबे के लिए, लाइफ स्टॉक के शोबे के लिए, मादनियात के शोबे के लिए, इन तमाम शोबाजात में सरमायाकारी के लिए इंसेंटिव्स का एक पैकेज दिया गया है। और इससे जो है वो सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए और इन शोबाजात के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और अहमद, मादनियात के हवाले से अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान तो खसूसन जो है वो बड़ा माला माल है। पाकिस्तान के ही हवाले से अगर बात करें तो उस पर अगर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वर्किंग की जाए तो ये भी, इससे के ज़रिए भी जो है वो पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। देखिए, रिसर्च सेंटर खुलें और उसको पर रिसर्च करें कि हमारे मुल्क जो है वो सारा ही मादनियात से माला माल है। चाहे वो ये ज़मीनें हैं, चाहे वो बर्फपोश पहाड़ हैं, चाहे मुल्क के तूलो अर्स में बलोचिस्तान चले जाएं आप या अपना खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारा मुल्क जो है मादनियात से भरा हुआ है। तो मादनियात को जो खोज लगानी है उसके लिए आप रिसर्च सेंटर कायम करें और जदीद टेक्नोलॉजी, अब जदीद तकाज़ों के मुताबिक उससे इस्तेफादा हासिल करें, जो जदीद टेक्नोलॉजी। देखिए, जब आप ये सब कुछ करेंगे उससे फिर डेफिनेट बात है, उससे फिर जॉब भी बनेगी,
रिसर्च सेंटर से फिर जब मादनियात निकालेंगे उससे मुल्क के जो ज़खायर है उसमें भी इजाफा होगा, आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दुनिया को आप कह रहे हैं कि बजाय आप दुनिया से कहें कि वो आके रिसर्च करे, वो आके देखे हमारे मुल्क में कौन सी मादे, आप अपने मुल्क के लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाएं, आप अपने मुल्क के लोगों, हमारे पास 12 करोड़ नौजवान है, आप उनको स्किल्ड एजुकेशन दें। जब आप उनको स्किल्ड एजुकेशन देंगे वो रिसर्च करेंगे, जब वो रिसर्च खुद करेंगे तो पाकिस्तान की जो वसाइल हैं उनमें भी इजाफा होगा और पाकिस्तान खुद इसमें खोज लगाएगा और दुनिया को बुलाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन एक्सपर्ट राय तो बहुत जरूरी है। ये तो मतलब एक्सपर्ट्स जब तक हम उनकी टेक्नोलॉजी ही नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करना है, टेक्नोलॉजी से आपने इस्तेफादा हासिल करना है और स्किल्ड आपने अपने लोगों को करना है, स्किल्ड अपने लोगों को करें और अपने लोगों को स्किल्ड करके यहाँ भी उनसे फायदा और बाहर के मुल्कों में भी उनको भिजवाएं। आप स्किल्ड एजुकेशन जब अपने लोगों को बाहर भिजवाएंगे वो वहां से भी पैसे कमा के पाकिस्तान लेकर आएंगे और पाकिस्तान में रहते हुए जब आप यहाँ पे भी उनसे काम लेंगे तो फिर उसका भी फायदा इसी मुल्क को होगा। जी डॉक्टर साहब, आप एक टीचर भी हैं, प्रोफेसर हैं, आप यूथ हमारे जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर पाकिस्तान की जो है वो इन्हिसार करता है और बड़ी पाकिस्तान की यूथ में जो है वो पोटेंशियल मौजूद है, मेहनती हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं। कैसे, क्या मैसेज देंगे या क्या कहेंगे उन्हें? देखिए जी, यूथ असल में तो जो आज की यूथ है वो कल का मुस्तकबिल है। कल जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उन्होंने बैठना है और वो यूथ नहीं है जो हम यूथ थे। क्योंकि अब देखिए ना, सारी पहले जो कम्युनिकेशन है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए पहले आपको लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, दूसरे मुल्कों का सफ़र करना पड़ता था और प्रोसेस जो था लर्निंग बड़ा स्लो था। अब मुश्किल भी था। अब लर्निंग प्रोसेस बड़ा आसान हो गया। जो इन्फॉर्मेशन 15 साल के बाद मिलती थी वो आज के 5 साल के बच्चे के पास मौजूद है। सही। और जितने लेटेस्ट गैजेट्स हैं उसको चलाने आते हैं, उसकी एक्सेस है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक उम्मीद की एक किरण है जिससे जो डिस्टेंस है, यानी कि हम समझते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, तो जो हमारी नई जनरेशन वो पीछे नहीं है, वो उतनी आगे है जितनी कोई आप यूरोपियन कंट्री की मिसाल दे सकते हैं या किसी डेवलप कंट्री की मिसाल दे सकते हैं। और उनके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप तो प्रोफेसर हैं, मेरे से बेहतर इस पे समझते हैं कि वो हमारे दुनिया में सबसे नंबर 1 कंसिडर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए ये जो हम कह रहे हैं कि जी बहुत जो हमारा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, और तो वो ऐसे तो नहीं जा रहा, उस टैलेंट के कदरदान हैं तो जा रहा है ना जी। तो वो मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म भी है। यस, ये ठीक है कि वो मौजूदा हालात से थोड़े से डेस्परेट हैं, लेकिन हमें इनेबलिंग इन्वायरमेंट अगर हम देने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है, लेकिन जिन मुल्कों को हम रिच कंट्रीज़ कहते हैं या अमीर मुल्क कहते हैं वो पोस्ट इंडस्ट्रियल हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल होने से वो रिच हुए, उसके बाद उस इंडस्ट्री को उन्होंने शिफ्ट किया दूसरी जगह पे और ख़ुद अपने वक्त को ज़्यादा कीमती चीज़ों में इन्वॉल्व किया, विच इज़ सर्विसेज। और सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एग्जांपल वो आईटी की है। तो आईटी जो है उस पर मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत भी तवज्जो दे रही थी, मैं समझता हूँ मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर जो है जब हम तवज्जो की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ हम फंड्स की बात करते हैं और उन शोबों में पैसे खर्चने और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए उन शोबाजात में। जैसे आप देखें ना कि कुछ मखसूस शोबे ऐसे हैं जिसमें हमने टैक्सेशन ही बंद की हुई है कि नहीं इधर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। बस फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल इज एग्रीकल्चर। सही। तो अब ये क्यों है कि एक दुकानदार तो टैक्स देगा और एक एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देगा? तो इस तरह की जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। बिकॉज आप जहाँ से, जैसे आईटी है तो हम कहते हैं जी आईटी को कोई टैक्स नहीं है लेट्स से फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अच्छा चले, इंसेंटिवाइज तो हो गया, लेकिन देखिए आईटी पे देयर इज इन्वेस्टमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड। सही। तो उस पर थोड़ा ज़रूर उसको टैक्स करें, बहुत ज़्यादा ना करें। और मैं समझता हूँ डिस्पैरिटी ऑफ टैक्सेस जो है इसको भी रिड्यूस करना चाहिए कि अगर एक इम्पोर्टर है तो उसको हम कहते हैं कि इसको तो निचोड़ दें आप, इसका कुछ बचा ही ना। अगर आप टैक्सेस देखें ना जो हम इम्पोर्ट में करते हैं, आप इम्पोर्ट बंद कर दें वो अलग बात है,
लेकिन एक एक्सपोर्टर है तो हम कहते हैं कि भाई आप इनसे जो है टैक्स लेना नहीं चाहिए, तो फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हो, ठीक है फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं, लेकिन इनकम तो है ना जी, जहाँ पे इनकम है वहाँ पे टैक्स होना चाहिए। सही। और फिर उस इनकम को पॉजिटिवली एक्सपोर्टर से अगर हम पैसे ले रहे हैं तो हम उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, रिसर्च सेंटर्स लाने के लिए, उनकी ग्रेडिंग बेहतर करने के लिए, क्वालिटी बेहतर करने के लिए उसी सेक्टर में उसको स्पेंड करें। तो अगर आप कहें कि हम सिर्फ एक कुछ मखसूस शोबों से या फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास से ही टैक्सेस लेते चले जाएंगे तो कहाँ तक लेते जाएंगे? सही, बिल्कुल। तो इसलिए लिमिट्स होती हैं। हाँ, इसको ब्रॉडन करना चाहिए टैक्स बेस को, ठीक, टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, बिकॉज जब तक रेवेन्यू नहीं होगा उसका अच्छा इस्तेमाल तो बात की बात है ना, पहले तो रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा। सही। टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए। वो सेक्टर्स जिनको अभी हमने समझा हुआ है कि ये सेक्रेड काउज हैं, वो सेक्रेड काउज अब हलाल करने का वक्त आ गया, सही, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इकॉनमी में वो भी अपना शेयर डालें। और पाकिस्तान जो है वो एक रिस्पेक्टेबल कंट्री की तरह जो दुनिया के जो सीन है उसमें नज़र आए। इस वक्त जो बदकिस्मती जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि जो असल चैलेंज है वो इमेज है कि पाकिस्तान का इमेज हम क्या दे रहे हैं दुनिया को, कि जैसे इमेज बिल्डिंग की भी जरूरत है। इमेज बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। वैसे सबको पता है कि ये बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन जब नाम आता है मुल्क का तो फिर लोगों के जहन में गुर्बत आती है, लोगों के सर उसमें जो हमारा हमसाया मुल्क है वो दुश्मन मुल्क है, और ऑब्वियसली उनका एक मीडिया पे उनकी जो है वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल लॉबी है, वो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हर वक्त रहते हैं, ये भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें फिर भी हर जो है वो हर शोबे में जिसे कहते हैं मात दी है। देखिए मैं समझता हूँ कि दुश्मनी तो है अपनी जगह पे, लेकिन आप देखिए ना कि इंडिया और चाइना की भी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन अब इकोनॉमिकल वॉर भी, लेकिन ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि इकोनॉमिकली हमारे लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। सही। तो जो कोई भी दुनिया में दुश्मनियाँ और दोस्तियाँ परमानेंट नहीं होती, एक ही चीज़ परमानेंट होती है, वो उस मुल्क का इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक। वी नीड टू वॉच अवर इंटरेस्ट, और उसके लिए हमें किसके तरफ भी हाथ जो है बढ़ाना हो तो उसमें मैं समझता हूँ कोई ईगो नहीं आनी चाहिए। और दूसरी ये बात यह है कि जो हमसाया मुल्क हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे इंडिया है, इन्होंने अब इकोनॉमिकली ग्रो किया है, इंडस्ट्रियली ग्रो किया है, तो जो अच्छे लेसन्स हैं जो इन्होंने सीखा है और जो हम इनके केस स्टडीज़ हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए, और अगर उसमें से कुछ चीज़ हमें फॉलो करने वाली हो तो ज़रूर करना चाहिए। मसलन आप देखिए ना कि इनके एक्सचेंज रेट्स कहाँ हैं और हमारे कहाँ चले गए, इनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ हैं और हमारी कहाँ चली गई। सो देयर आर ऑलवेज लेसन्स टू लर्न, और उसमें लर्निंग के लिए सिर्फ इस वजह से शाय नहीं होना चाहिए कि वो लर्न करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ज़बरदस्त तज्जिया किया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, और बिल्कुल ठीक बात डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, ख़ुसूसन यूथ नौजवानों के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, मेहनती हैं, और इनमें जो टैलेंट है उससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।